हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सूरज। आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक बर्न में पढ़ाने जा रहा हूँ और इसका एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसके क्वेश्चंस आते हैं, डिग्री ऑफ बर्न पूछते हैं या रूल ऑफ 9 पूछ लेते हैं। 5 नंबर या 10 नंबर में इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये। तो आइए देखते हैं। बर्न इज़ एन इंजरी विच इज़ कॉज्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट और केमिकल सब्सटेंस। किसी हीट और गर्म या केमिकल सब्सटेंस का एप्लीकेशन हो जाना किस पे, बॉडी के टिश्यूज़ के ऊपर या उसके इंटरनल या एक्सटर्नल सरफेस के ऊपर। ठीक है, इधर बाय कंडक्शन और बाय रेडिएशन। कंडक्शन के थ्रू हो सकता है या रेडिएशन के थ्रू हो सकता है। रेडिएशन मतलब कि दूर खड़े हैं, उसके बाद भी वहाँ से एक वेव्स निकल रही, रेडिएटिंग वेव्स निकल रही है उसकी वजह से, या कंडक्शन यानी डायरेक्ट छुआ देने की वजह से हो सकता है। ठीक है, और ये क्या करता है, टिश्यू को डैमेज कर देता है। इसका जो मिनिमम टेम्परेचर है, कोई अगर बर्न हो रहा है तो उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कम से कम 44 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए। कितने देर के लिए हमें 44 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इस्तेमाल करना होगा? 5.5 घंटे के लिए, तब जा करके उसकी बॉडी का सरफेस जो है वो जलेगा। ठीक है, 4 डिग्रियाँ होती हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, 4th डिग्री। फर्स्ट डिग्री बर्न देख लेते हैं। सुपरफिशियल बर्न होता है। सबसे पहले इसमें आउटर लेयर ऑफ स्किन ही खाली जलती है। इसमें रेडनेस हो जाती है, पेन होता है, दर्द होता है और माइल्ड स्वेलिंग, हल्की स्वेलिंग भी आ जाती है, हल्की सी सूजन होती है। 7 से 10 दिन के बीच में आराम से ठीक हो जाता है और इसमें स्कार भी कोई प्रेजेंट नहीं होता है। पार्शियल या कि सेकेंडरी थिकनेस बर्न देखेंगे, अगर हम लोग सेकेंडरी बर्न देखेंगे तो उसमें क्या है, इनर और आउटर लेयर दोनों इसमें इफेक्टेड होती है। एपिडर्मिस और अंडरलाइनिंग स्किन दोनों इफेक्ट हो जाती है। सिम्टम इसके क्या होते हैं, ब्लिस्टर यानी छाले पड़ जाते हैं, फफोले पड़ जाते हैं, सीवियर पेन, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, रेडनेस और स्वेलिंग होती है। इसमें 3 से 4 या 2 से 3 हफ्ते लगते हैं इसको ठीक होने में और इसमें स्कार प्रेजेंट हो सकता है। थर्ड डिग्री बर्न फुल थिकनिंग बर्न है। थर्ड डिग्री बर्न में इट अफेक्ट्स ऑल द लेयर ऑफ द स्किन की सभी लेयर्स को डैमेज कर सकता है, ये कर देता है। चरक या सुश्रुत ने स्किन की लेयर बताई है, और वासनी, लोहिता, श्वेता, तांबरा, इस तरह की जो लेयर्स बताई गई हैं, तो उसी हिसाब से जो 7 लेयर हैं या 6 लेयर हैं वो सारी डैमेज हो जाती हैं थर्ड डिग्री बर्न में। ठीक है, सिम्टम्स इसके क्या हैं, स्टिफ, वैक्सी, वाइट और लेदरी स्किन, लॉस ऑफ सेंसेशन ड्यू टू नर्व डैमेज। छूने पे पता नहीं चलेगा, महसूस नहीं होगा, सेंसेशन लॉस हो जाता है नर्व डैमेज की वजह से। जो स्किन होती है स्टिफ हो जाती है, कड़ी पड़ जाती है, लेदरी स्किन हो जाती है, लेदर की तरह दिखने लगती है एकदम, और वैक्सी वाइट हो जाती है, सफ़ेद दिखेगी स्किन आपको इसमें। ठीक है, दिस बर्न रिक्वायर्स मेडिकल ट्रीटमेंट एंड स्किन ग्राफ्टिंग में रिक्वायर्स। मेडिकल ट्रीटमेंट और स्किन ग्राफ्टिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। स्किन ग्राफ्टिंग के बिना ये ठीक नहीं हो पाएगा मोस्ट ऑफ द टाइम, अदरवाइज अपने आप भी ये ठीक हो जाता है। ठीक है, डीप फुल थिकनिंग बर्न, इसमें क्या है, 4th डिग्री बर्न है, ये 4था डिग्री बर्न है। सीवियरिटी के मामले में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा सीवियर यही बर्न कहलाता है। इफेक्ट नॉट ओनली द स्किन बट ऑल्सो द डीपर टिश्यू लाइक टेंडन, बोन और मसल्स। ये बॉडी के बोन्स तक चली जाती है। जो इसका जो जलने का जो टेंडेंसी है वो आपकी हड्डियों तक को जला देता है। ठीक है, थर्ड डिग्री में ऐसा पॉसिबिलिटी होती भी है, नहीं भी होती, लेकिन 4th डिग्री में 100% आपकी बोन तक ये जो इसकी टेंडेंसी है वो चली जाएगी, आपके बोन को भी जला देगा। इट इज़ लाइफ थ्रेटनिंग, ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है। इट रिक्वायर्स एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट, इसके लिए ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसमें एम्पुटेशन भी किया जा सकता है। हाथ को, जैसे कि आपका हाथ, ये उंगली जल गई एकदम से पूरे तरीके से, इसका ब्लड लॉस, सारी चीज़ें हो गई, तो ये यहाँ से उंगली को काट दिया जाएगा, काट के निकाल दिया जाएगा, तो ये इसको काट देने को कहते हैं एम्पुटेशन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, कॉन्टैक्ट बर्निंग, फ्लेम बर्निंग और केमिकल बर्न। कॉन्टैक्ट बर्न में क्या है, कॉज बाय हॉट सॉलिड ऑब्जेक्ट। हॉट सॉलिड ऑब्जेक्ट किसी कांटेक्ट में आया, आपकी स्किन के कांटेक्ट में आया, मोल्टेन मेटल कांटेक्ट में आया, प्रोड्यूस क्या करेगा, छाले पड़ जाएंगे, इर्दमा हो जाएगा, रेडनेस आ जाएगी बॉडी में। फ्लेम बर्न में क्या होगा, आपकी बॉडी का सरफेस जो होता है वो किसी सडन इग्निशन एक्सप्लोजिव के कांटेक्ट में आ जाएगा या किसी पेट्रोकेमिकल सब्सटेंस के कांटेक्ट में आएगा। सिलेंडर गैस है, गैस में आग लग गई, गैस फट गया, गैस फटने की वजह से आपकी जो हीट वहाँ पे प्रोड्यूस हुई, आग लगी बहुत ज़्यादा, और उस आग की वजह से आपकी बॉडी जो है झुलस गई। झुलसने की वजह से क्या होगा, यूजुअली अफेक्ट एक्सपोज सरफेस ऑफ द स्किन, नॉट द फोल्ड स्किन।
फोल्ड्स ऑफ स्किन, स्किन के जो फोल्ड्स हैं उस पर कोई इसका इफेक्ट नहीं आएगा। जैसे कि आपका मुट्ठी बंद है तो इस पर इफेक्ट नहीं आएगा, जो आउटर एरिया है उसी पे इफेक्ट आएगा। अभी आपने हाथ खोल दिया तो ये वाला पार्ट जो है आपका वो सेफ रहेगा। तो वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सपोज सरफेस ऑफ स्किन, इसमें इफेक्ट होता है और स्किन नॉट द फोल्ड ऑफ स्किन, आर्मपिट और ग्रोइन एरिया जो है वो इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है। केमिकल बर्न में कोई एसिड का अटैक हो गया, कोई एसिड दुश्मनी में किसी को मार फेंक दिया, उसका चेहरा जल गया, उसका हाथ जल गया, पैर जल गया, कोई कंपनी में काम कर रहा है एसिड वहाँ पे गिर गया, अल्कलाइन कोई अल्कली है वो गिर गया, कोई वेसिकेंट है, वेसिकेंट जो क्या होता है ब्लिस्टर फॉर्मिंग एजेंट, कोई ऐसी चीज़ जो जिसकी वजह से छाला पड़ जाता है, ठीक है, गिर गया, वो केमिकल्स हैं, केमिकल की वजह से जो बर्न हो रहा है उसके बारे में बता रहे हैं। इट लीड्स टू अल्सरेटेड पैचेस, इसके वजह से क्या होगा, अल्सरेटेड पैच हो जाएंगे। वहाँ पे आपका हाथ है, हाथ में एक पैच, पैच का मतलब एक एरिया जहाँ पे अल्सर प्रोड्यूस हो गए हैं, सड़न पैदा हो रही है। ठीक है। रेडनेस हो जाएगी विद डिस्टिंक्ट डिस्कलरेशन, कलरेशन जो होगा उसका, डिस्कलरेशन जो है साफ साफ उसका दिखाई देगा, अलग से पता चलेगा। ठीक है। इफेक्ट ऑफ बर्न, बर्न के क्या क्या इफेक्ट हैं? बर्न के इफेक्ट ये हैं फिजिकल, सिस्टमिक, फिजियोलॉजिकल और लॉन्ग टर्म। फिजिकल इफेक्ट क्या है बर्न के? पेन होगा, ब्लिस्टर छाले पड़ना, सूजन आना, स्कारिंग, स्कारिंग यानी दाग पड़ना, स्वेलिंग हो जाना, ब्लिस्टर्स पड़ जाना, फफोले पड़ जाना, पेन रहना, फिजिकल में आ गया। सिस्टम में क्या आ गया? फ्लूइड का लॉस हो जाना, जो आपके पानी का लॉस होगा, जो ब्लड होगा, ब्लड का लॉस एक तरीके से कह सकते हैं फ्लूइड का लॉस। ब्लड लॉस की वजह से क्या होगा? शॉक में चला जाएगा पेशेंट में शॉक में चला जाएगा, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से ऑर्गन का डिसफंक्शन हो सकता है, डिसफंक्शन की वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है। साइकोलॉजिकल में क्या होगा? साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या आएगा? PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD, डिप्रेशन, सोशल और इमोशनल इशूज़। कोई व्यक्ति है, वो फ्लैट में था, फ्लैट में रह रहा था, उसका फ्लैट में आग लग गई, उसे बचाया गया और बहुत ही जद्दोजहद करने के बाद उसे बचाया गया, बहुत मेहनत लग गई और उसका बस मरना तय ही था, तो उसे शॉक लग जाएगा, वो PTSD की कंडीशन में चला जाएगा। पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस, उसके अंदर ट्रॉमा होने के बाद वाला एक स्ट्रेस प्रेजेंट हो जाएगा, तो उसको हम लोग एक डिसऑर्डर में काउंट करते हैं। उसकी वजह से उसे डिप्रेशन की भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो किसी कहीं जाने का मन नहीं करेगा, सोशल और इमोशनल इशूज़ आ जाएंगे, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, कोई उसको गुस्सा आएगा, एंगर इशूज़ हो जाएंगे उसके। तो वो सारी चीज़ें साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं बर्न के। लॉन्ग टर्म इफेक्ट में क्या है? क्रॉनिक पेन प्रेजेंट हो सकता है बॉडी के अंदर। रूल ऑफ 9 इन बर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है 10 नंबर या 5 नंबर में, डायरेक्ट पूछ लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये देखते हैं रूल ऑफ 9। Rule of 9 is used by medical professional to estimate the total body surface area TBSA affected by burn। बर्न की वजह से जो टोटल बॉडी सरफेस एरिया इफेक्ट हुआ है उसका हमें पता लगाने के लिए रूल ऑफ 9 का हम इस्तेमाल करते हैं। रूल ऑफ 9 क्या कहाँ यूज़ होता है? ज़्यादातर ये एडल्ट्स में यूज़ होता है, बच्चों में नहीं यूज़ करते हैं इसको, क्योंकि सरफेस एरिया इतना कम रहता है कि नहीं यूज़ कर पाते हैं। और लार्ज बर्न एरिया में यूज़ करेंगे, जैसे कि छोटा सा पार्ट यहाँ पे बर्न हुआ है, तो इस इतने पार्ट में क्या सरफेस और क्या परसेंटेज निकालेगा, तो बड़े एरिया में इसको असेसमेंट के लिए लिया जाता है। असेसिंग सीवियरिटी ऑफ बर्न, कितना ज़्यादा कितना घातक रूप से बर्न हुआ है, ये हमें जांचने के लिए, पता लगाने के लिए हम रूल ऑफ 9 का इस्तेमाल करते हैं। प्लानिंग फ्लूइड रिससिटेशन के लिए हमें इस्तेमाल करते हैं इसको। फ्लूइड का रिससिटेशन कैसे होगा, किस प्रकार से हमें बॉडी को फ्लूइड देना है, कितना फ्लूइड देना है और क्या प्रोसेस रहेगा ये देने के लिए, गाइडिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, प्रोग्नोसिस क्या बनाएंगे, हमें किस तरह से पेशेंट को ट्रीटमेंट देना है, सारी चीज़ें हमें इसके माध्यम से हमें हेल्प मिलती है। ठीक है। प्रिंसिपल क्या है? द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू रीजन्स, ईच representing approximately 9% or multiple of 9% of total body surface area। total body surface area का 9% लिया जाएगा और जो हमारी बॉडी है उसको रीजन्स में डिवाइड कर देंगे,
हाथ को अलग, पैर को अलग, मुंह को अलग, पेट को अलग, आगे पीछे इस तरीके से उसको डिवाइड कर देंगे और एक रीजन को हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 9% देंगे और टोटल बॉडी सरफेस को हम लोग उससे कनेक्ट करके 100% उसे कंप्लीट करेंगे। द सम ऑफ दिस एरिया गिव्स द परसेंटेज ऑफ बर्न इंजरी। और जब हमें किसी पेशेंट का वो टेस्ट करेंगे, रूल ऑफ 9 हमें निकालना होगा। जब हम निकालेंगे तो पता लगेगा उससे कि 30% बर्न हुआ, 20% बर्न हुआ है। जब हम जोड़ेंगे कि हाथ जल गया और पैर जल गया तो 9% हाथ का हो गया, पैर का 18% हो गया। तो इस तरीके से हमने जोड़ लिया, जोड़ करके हमें पता चल गया कि कितना परसेंट इसमें बर्न हुआ है। ठीक है, तो ये हमें मालूम चल जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं रूल ऑफ 9 का ये जो बॉडी का जो डायग्राम है मैंने बनाया है यहाँ पे, और इसको मैं समझाऊंगा। तो बॉडी रीजन ब्रेक डाउन है ये एडल्ट का। बॉडी रीजन हो गया, टोटल बॉडी सरफेस एरिया हो गया। हेड और नेक को हमने 9% दे दिया, ईच आर्म को हमने 9% दे 9%। ठीक है, 4.5 सामने का, 4.5 पीछे का और इंटू 2 कर दिए तो 18 हो गया। तो 9 प्लस 9 18। ईच लेग को हमने 18% दिया, 9% आगे का, 9% पीछे का। तो ये 18 आगे 9 आगे 9 पीछे, टोटल 18। तो ये हो गया आपका 36 हो गया। एंटीरियर टॉर्सो हो गया 18%। चेस्ट और एब्डोमेन हो गया। पोस्टीरियर टॉर्सो, बैक एंड बटक, पोस्टीरियर में बैक एंड बटक 18 हो गया। पेरिनियम और जेनाइटल एरिया 1%। जेनाइटल एरिया को 1% काउंट करते हैं, ये मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट कर दिया। जेनाइटल एरिया इंडिकेट्स हियर। तो यहाँ वाला एरिया जो है 1% हो गया, आगे पीछे का मिला करके टोटल 100% इसमें हो जाता है। ये डायग्राम हमें बनाना होगा एग्जाम में, अगर हमें पूछा जाएगा तो ये डायग्राम बनाना है, ऐसे लिखना होगा। हेड नेक 9%, आर्म इंटायर 9%, फ्रंट 4.5 प्लस बैक 4.5 इंटू 2 इज 18%। लेग, ईच लेग इंटायर 18%, फ्रंट 9, बैक 9 इंटू 36। एंटीरियर टॉर्सो 18%, चेस्ट एब्डोमेन, पोस्टीरियर टॉर्सो 18%, बैक बटक और पेरिनियम ऑब्लिक जेनिटल रीजन 1%, टोटल 100%। ठीक है, एप्लीकेशन रूल ऑफ 9 का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? एस्टिमेट टोटल बर्न सरफेस एरिया। टोटल बर्न सरफेस एरिया को एस्टिमेट करने के लिए कितना हमें जोड़कर कितना पता चल रहा है कितना हुआ। असेसमेंट ऑफ बर्न ऑफ विक्टिम कितने तरीके से, मतलब कितना ज़्यादा सीवियरिटी कितनी है उसकी, कितना बर्न हुआ है ये पता करने के लिए। फ्लूइड रिससिटेशन, किस तरीके का फ्लूइड देना है, कितना फ्लूइड देना है, कब फ्लूइड देना है, जो पूरा ट्रीटमेंट प्लान है, मॉनिटरिंग है और एडजस्टमेंट है। ये सारी चीज़ें हमें रूल ऑफ 9 के वजह से जानेंगे और उसका एप्लीकेशन इस्तेमाल करेंगे और पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए हमें उस तरीके से चलना है। सीवियरिटी ऑफ बर्न की जो सीवियरिटी है बाय परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया, अगर हम देखें तो माइनर, मॉडरेट और मेजर सीवियरिटी। माइनर सीवियरिटी लेस देन 10% अगर बर्न हुआ है बॉडी तो हमें माइनर में उसे लेना है। मॉडरेट में क्या है? मॉडरेट में आपका हो जाएगा 10 to 20% मॉडरेट में लेंगे। मेजर में क्या है? मोर देन 20%। 20% से ज़्यादा अगर बर्न हुआ है बॉडी तो वो मेजर होगा। 10 से 20% बर्न हुआ है बॉडी तो मॉडरेट में आएगा। और 10% से कम या 10% तक अगर बर्न हुआ है तो वो माइनर में आएगा। ठीक है, प्राइमरी न्यूरोलॉजिकल, अब ये है कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू बर्न की वजह से, मतलब जलने की वजह से अगर किसी की डेथ हो रही है तो वो कैसे हो रही है? प्राइमरी ऑब्लिक न्यूरोजेनिक शॉक ड्यू टू पेन, हाइपोवॉल्मिक शॉक, सीवियर फ्लूइड एंड प्लाज्मा लॉस थ्रू बर्न स्किन। न्यूरोलॉजिकल शॉक लग जाएगा, उसके वजह से, किसकी वजह से होगा न्यूरोलॉजिकल शॉक? न्यूरोलॉजिकल शॉक लग रहा है ब्रेन को दर्द के वजह से। इतना ज़्यादा दर्द है, बॉडी का जो पार्ट पूरा जल गया है, जलने की वजह से इतना दर्द हो रहा है पेशेंट को, तो उसकी वजह से उसका ब्रेन जो है वो सही से वर्क नहीं करेगा, वो बेहोश हो जाएगा, शॉक में चला जाएगा। हो सकता है उसके बॉडी का मल्टीपल ऑर्गन फेलियर भी हो जाए।
इस वजह से उसका डेथ हो सकता है। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में चला जाएगा पेशेंट। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में कैसे चला जाएगा, जो उसका आर्टरी कैपिलरीज वेन्स हैं वो फट जाएंगे। फट जाने की वजह से जो फ्लूइड का लॉस होगा, जो उसका प्लाज्मा का लॉस होगा, उसके वजह से उसको हाइपोवॉल्यूमिक शॉक लगेगा और उस वजह से भी उसका डेथ हो जाएगा। दूसरा क्या है, एस्फाक्सिया ड्यू टू सफोकेशन ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ स्मोक, हॉट गैस, CO2, CN लाइक टॉक्सिक गैसेस। पेशेंट जो विक्टिम है वो फ्लैट में, किसी फैक्ट्री में है, किसी ऑफिस में आग लग गई। आग लगने की वजह से वहाँ वो फंस गया। फंसने की वजह से वहाँ पे धुआं उठ रहा है। धुआं में बहुत सारी गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और साइनाइड है या कोई भी अदर गैसेस है, जिसके वजह से उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वो सांस नहीं ले पा रहा है, उसे सफोकेशन हो रहा है। सफोकेशन होने की वजह से वो बेहोश हो जाएगा और उसकी डेथ हो सकती है। वेगस इनिबिशन, उसका जो ब्रेन है वर्क करना बंद कर देगा, उसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम, इन सब की वजह से अगर उसे सांस नहीं आ रही है, वो सांस नहीं ले पा रहा है, या उसके शरीर में हाइपरवॉल्यूमिक शॉक हो गया है, या उसका शरीर जल गया है बहुत ज़्यादा, तो उसके वजह से भी बहुत सारे ऑर्गन्स के फेलियर हो जाते हैं। ऑर्गन्स के फेलियर होने की वजह से उसकी डेथ हो सकती है। सेप्टिसीमिया, कोई पेशेंट है वो जल गया, जलने के बाद हमें उसे ट्रीटमेंट देने के लिए हॉस्पिटल हम ले गए, हम उसे बचा करके जब हॉस्पिटल ले गए, उसका 10 दिन 12 दिन ट्रीटमेंट चला है। ट्रीटमेंट चलने पर उसका किसी न किसी कंडीशन की वजह से उसकी बॉडी जो है इन्फेक्ट हो गई। इन्फेक्ट होने की वजह से उसकी डेथ हो सकती है। सेप्टिसीमिया कंडीशन वहाँ पे बन जाएगी और उसकी डेथ हो जाएगी। बर्न वुंड आर हाईली प्रोन टू इन्फेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा हाईली प्रोन होते हैं ये बर्न वुंड। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, बॉडी डिमॉन्स्ट्रेट डिफेंस एटीट्यूड टू हीट स्टिफनिंग बिकॉज ऑफ कोagulation ऑफ प्रोटीन। बॉडी जो उसकी है वो डिफेंस एटीट्यूड प्रोड्यूस करेगी। क्यों करेगी? जो उसका जो DNA है वो डीनेचर्ड हो जाएगा। डीनेचर्ड होने की वजह से उसकी जो बॉडी है वो अकड़ जाएगी। अकड़ जाने की वजह से उसमें कई सारे ऐसी चीज़ें, और हाँ जब वो अपने आप को बचाएगी या बचाना चाहेगी तो उस तरीके से उसका हाथ उससे अकड़ा मिलेगा। वहीं ये बात यहाँ पे बता रहा है, तो हमें वो पोस्टमार्टम में देखने को मिलेगा। बॉडी डिमॉन्स्ट्रेट डिफेंस एटीट्यूड ड्यू टू हीट स्टिफनिंग बिकॉज ऑफ कोagulation ऑफ प्रोटीन के कोagulation की वजह से फ्रैक्चर हो जाएगा। फ्रैक्चर हीट का फ्रैक्चर होगा। हीट का फ्रैक्चर कैसे होगा? हीट फ्रैक्चर होगा, बोन्स जो होगी वो टूट जाएगी, इतनी गर्मी रहेगी उसके वजह से उसकी जो बोन्स है वो ब्रेक कर जाएगी। आपकी हड्डी, आपके स्कल की बोन हो गई, आपकी जो लॉन्ग बोन है वो सब सारी टूट जाएंगी। ठीक है, स्कल फ्रैक्चर ड्यू टू एक्सट्रीम प्रेशर, लॉन्ग बोन फ्रैक्चर हो जाएगा। हेड एक्सपोज टू हीट, हेड जो है अगर हीट से एक्सपोज है, हीट के सामने एक्सपोज है, तो उसका जो ब्लड है वो खोल जाएगा, उबलने लगेगा, उबाल आ जाएगा अपने आप। सच में भाई 100 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर है, खून क्या सब कुछ उबलने लगेगा, तो बॉइलिंग ऑफ ब्लड होने लगेगा और उसकी वजह से उसकी जो वेन्स है वो रप्चर कर जाएगी। वेन्स जब रप्चर करेगी तो वहाँ पे क्लॉट बन जाएगा। कहाँ? एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस में, ब्रेन के जो एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस है उसमें अंदर क्लॉट बन जाएगा। लिविडिटी इज़ चेरी रेड, जो पोस्टमार्टम लिविडिटी मैंने डेथ में पढ़ाया था, तो पोस्टमार्टम लिविडिटी जो उसकी आ रही है वो कैसी आएगी? चेरी रेड कंडीशन। उसमें आप मेरा टॉपिक जा कर के नेट पे, मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। डेथ में मैंने पोस्टमार्टम लिविडिटी पढ़ाई है, तो उसमें देखिए आपको पता चल जाएगा। वेन्स गिव मार्बल अपीयरेंस ड्यू टू कोagulation, वेन्स जो है आपकी दूर से देखने पे चमकदार दिखेंगी, जैसे कि कोई पत्थर जैसा, मार्बल जैसी शाइनिंग दिखती है ना, वैसा दिखेगा आपको। ठीक है, फेस जो उसका सूज जाएगा और डिस्टॉर्टेड मतलब कि टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। जो उसकी जीभ है, जो उसके टंग है वो भी सूज जाएंगे और वो बाहर निकल आएंगे, प्रोट्रूड कर जाएंगे। मेडिकल लीगल एस्पेक्ट क्या है? एक्सीडेंटल मोस्ट ऑफ द टाइम आग लगने से मौत हो जाती है, वो जानबूझ के कोई नहीं करता है। सुसाइडल कभी कभी हो जाता है, होमोसाइडल भी रेयर ही रहता है। कंसीलमेंट ऑफ क्राइम, ये इंपॉर्टेंट टाइम है। कंसीलमेंट ऑफ क्राइम मतलब कि पोस्ट असॉल्ट विक्टिम इज सेट ऑन फायर, कोई
वो है विक्टिम है, उसका जान ले ली गई। जान लेने के बाद जो खूनी है जिसने उसको मारा है, मारने वाला जो व्यक्ति है, वो कहीं आग लगाया, आग लगा के उसको उसमें फेंक दिया, और फेंकने के बाद जो चीज़ें दिखेंगी वो हमें अलग से पता चल जाएंगी। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट ऐसा है इसका, ट्रीटमेंट डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ बर्न। बर्न की डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है ट्रीटमेंट, ठीक है। फर्स्ट डिग्री मोस्टली कैन बी ट्रीटेड इन होम, प्रेस्क्राइब पेन किलर, टॉपिकल एंटीबायोटिक, कॉर्टिकोस्टेरॉइड और क्रीम्स। मोस्टली इसमें ट्रीटमेंट घर पे दिया जा सकता है। प्रिस्क्रिप्शन आपका जो पेन किलर्स है वो आप दे दीजिए, एंटीबायोटिक्स दे दीजिए, स्टेरॉइड्स जो होती हैं, क्रीम्स होती हैं वो दे दीजिए। सिल्वर एक्स एक क्रीम आती है, बहुत ही अच्छी क्रीम है, सिल्वर नाइट्रेट उसके अंदर होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत जगह मतलब हमेशा अक्सर करके जलने पे उसको लगाई जाती है। अच्छा काम, अच्छा वर्क है उसका। सेकेंड डिग्री में क्या है, जो जला हुआ पार्ट है उसका ड्रेसिंग करना है, उसकी क्लीनिंग करना है, फिर पेन मैनेजमेंट करना है, पेन किलर के थ्रू फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन करना है, हमें उसे पानी चढ़ाना होगा, आईवी फ्लूइड देना होगा, आरएल देना ज़्यादा अच्छा रहता है। इन्फेक्शन को मॉनिटर करना है, देखना है इन्फेक्शन ना होने पाए। टेटनस के जो शॉट्स हैं वो देना ज़रूरी है। थर्ड डिग्री बर्न में क्या है, इमरजेंसी केयर रिक्वायर्ड है, तुरंत इमरजेंसी केयर देनी होगी। एयर वे मैनेजमेंट करना होगा, क्योंकि पेशेंट हो सकता है कहीं ऐसी जगह से आ रहा हो जहाँ पे आग लगी हो, उसका सांस नहीं लिया जा रहा है, या और भी कंडीशन हो सकती है कि उसको उस तरीके की उतनी जल गई है बॉडी कि फ्लूइड उसको मिल नहीं रहा, तो उसे सांस नहीं ले जा पा रहा है, ये करना होगा। फ्लूइड रिससिटेशन ऑफन यूज पार्कलैंड मेथड, पार्कलैंड मेथड का यूज़ करते हैं फ्लूइड रिससिटेशन में। पार्कलैंड मेथड एक मेथड होता है, ज़्यादा मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा, बस आप ये नाम याद रखें, ये पॉइंट याद रखना है। पेन मैनेजमेंट करना है पेन किलर के थ्रू, वुंड केयर करना है, ट्रॉपिकल एंटीबायोटिक्स देनी है, सर्जिकल इन्वेंशन हो सकता है, इंटरवेंशन हो सकता है सर्जिकल का, कि मे भी कोई सर्जरी करनी पड़ जाए, उसका प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ सकती है। टेटनस शॉट्स मस्ट बी गिवन। तो ये आपका बर्न टॉपिक कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच, होप आपको समझ में आया होगा। बाकी आप मेरे सब चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें और देखें, और ऐसे मैं सारे वीडियोस डालते रहूँगा सेकेंड ईयर के, प्रोफेशनल सेकेंड ईयर जो NCISM से रिलेटेड है। आयुर्वेद का मैंने सारे लेक्चर्स डाल रहा हूँ मैं, धीरे धीरे मैं अभी 1-2 महीने में सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर दूँगा। बाकी फर्स्ट ईयर के और थर्ड ईयर के बेस में अभी पढ़ जाएंगे। थैंक यू।